नज़्म जो है वो आप खुद कारी भी हैं, आप उस्ताद भी हैं, लिखने वाले भी हैं। इन तीनों हैसियतों में आपने नज़्म के सफ़र को देखा हुआ है। नज़्म के कौन कौन से असालीब जो हैं वो अब तक सामने आ चुके, नज़्म में कौन कौन सी बातें हो चुकी, उन सब को देखते हुए जब आप अपनी नज़्म लिखते हैं तो उस्लूब के कौन से इलाके में जाकर आप रहना पसंद करते हैं और फिक्र के कौन से इलाके में आपको रहना पसंद है, इसकी पहली बात करें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा है कि मैंने नसरी नज़्म लिखी, तो नसरी नज़्म के साथ मसला, वैसे तो उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारे कुछ पढ़ने वालों ने, कुछ कारीन ने, कुछ नाक़दीन ने उसको हमेशा एक कंट्रोवर्शियल शय समझा है, बनाया है। हाँ, और उसको कबूल, अगरचे कि इतनी एक लंबी उसकी रवायत मौजूद है, अब एकेडमिक के हवाले से उस पर रिसर्च हो चुकी है, थीसिस लिखे जा चुके हैं, लेकिन ये मुश्किल होता है कि उसको कबूल किया जाए अभी भी। तो एक तो ये कि मैं समझती हूँ कि मैंने इसके लिए एक मुश्किल रास्ता अपनाया, लेकिन इसमें आम बात ये है कि ये मैंने शऊरी तौर पर ये नहीं अपनाया। शायद ये थोड़ी सी मेटाफिजिकल बात होगी, लेकिन मुझ पर नज़्म की आमद जो है वो नसरी नज़्म की सूरत में हुई। जो पहली नज़्म हुई वो नसरी थी, तो फिर मैंने उसी रो में मैं लिखती रही। तो मैंने कभी इस पे सोचा भी नहीं कि मुझे मुहर्रा नज़्म लिखनी चाहिए या आज़ाद नज़्म लिखनी चाहिए, क्योंकि शायद जो मेरा इज़हार था या जो मैं कहना चाहती थी वो उसमें मुकम्मल होता था। जहाँ तक नसरी नज़्म के या उसकी रवायत के हवाले से, यानी आपने सोचा नहीं, कभी आपने अटेम्प्ट भी नहीं की? नहीं। अच्छा, कभी भी नहीं। शायद ये हैरानकुन बात है, मैंने कभी गज़ल नहीं लिखी है, कभी भी नहीं। तो अच्छा, अगर जब मैं ये समझती हूँ कि उसकी शायद एक वजह ये भी थी कि मुझे कोई बहुत ही मुस्तनद किस्म का शायर बनने का शौक भी नहीं था। मतलब ये ऐसा है कि जैसे आप एक काम जो आपको करके खुशी होती है और आप कर रहे हैं, तो आप उसको लिखते रहे, और उसको अगर उसको अच्छा एक फीडबैक मिला तो आप खुश होते रहे। तो किसी ने अगर कबूल नहीं किया तो भी ये कोई मेरे लिए मसला नहीं है। तो एक तो ये, दूसरा ये कि कुछ नज़्म निगार, मौसर नज़्म निगार, जिनकी नज़्मों से मैं उस दौरान मुतासिर रही और मुझे लगा कि ऐसी नज़्म लिखनी चाहिए। उसमें मैं एक नाम लूँगी डॉक्टर रवीश नदीम का। उनकी नसरी नज़्में मुझे अच्छी लगी और मुझे लगा कि हालांकि उनकी नज़्म बहुत ज़्यादा सोशो पॉलिटिकल है, लेकिन मुझे लगा कि अच्छा, अगर इसमें अपना इजहार किया जाए इसी अंदाज में तो ये आसान है। फिर उसमें जाहिद इमरोज़ हैं, मुझे लगता है कि उनकी नज़्मों की जो तमसालकारी है, जो इमेजेस हैं, वो बहुत डिफरेंट है। ऐसे डिफरेंट भी हैं और उसकी नज़्म पर्सनल बहुत है और उस पर बड़ी खुशी की बात है। यानी वो अपना आप लिखता है, हमारा दोस्त है, बहुत अच्छा। और तो उसमें एक बात चीजें होती हैं जो आपको एक तरफ़्फ़ु देती है, पढ़ने के बाद आप खुश होते हैं सुनाए। तो वो एहसास मुझे इनकी नज़्मों से पढ़कर हुआ। अच्छा, एक और खातून में मैं कुछ नाम लेना चाहूंगी। अच्छा, इसमें एक नाम जो ज़ात के इज़हार के हवाले से बहुत अहम नाम है, वो सारा शगुफ्ता का है। तो अगर चाहे उन्हें पंजाबी में उन्होंने ज़्यादा लिखा, लेकिन उसकी भी जो अलामत है, तशबीह है, वो भी कहीं अपने वजूद से उठती हुई, एक औरत के घर के अंदर से उठती हुई वो नज़र आती है। तो मुझे लगता है कि जैसे ये 2-3 लोग जो हैं वो मुझे जिन्होंने मुझे मुतासिर किया। फिर एक और पंजाबी की है नसरीन अंजुम भट्टी, तो उनकी भी नसरी नज़्में भी हैं। तो वो जब वो मैं सुनती थी तो मुझे लगता था कि शायद जैसे आपने बहुत कोई अंदर कुछ जो घाव है, शायद उसका इज़हार इसी पैराए में हो सकता है। अगर वज़न में कहीं जाऊँगी तो वो मसला हो जाएगा, वो अपना इज़हार कहीं रुक जाएगा। ठीक है। तो बस एक तासुर जो है वो ये भी है कि जिनको आज़ाद नज़्म नहीं लिखना आती, जिनको मॉडर्न नज़्म नहीं लिखना आती, या जिनको वज़न का पता नहीं है, वो नसरी नज़्म लिखना शुरू कर देते हैं। इसके बारे में आपका क्या है? अजर साहब, आपको क्या लगता है कि वो शख्स जो नज़्म भी लिख रहा है, अफसाना भी लिख रहा है, क्या वो औज़ान सीखकर आज़ाद नज़्म या मॉडर्न नज़्म नहीं लिख सकता, जो बाकायदा ऑलरेडी लिखने के मशगले में मुलव्विस है? मेरा अपना ख्याल ये है, औज़ान सीखे नहीं जा सकते। सही। मेरा अपना ख्याल ये है, ये आप सीखेंगे उतना सीख लेंगे जितना 2-3 ऐसे सीधे सीधे करना है, क्योंकि नज़्म जो है, ये जो वज़न है, इसका दिमाग में एक आपके पास आहंग है, वो आपको थोड़ी देर के बाद आप उसको अंदर से दरियाफ्त कर लेते हैं, फिर आपको समझ आना शुरू हो जाता है कि अच्छा ये ऐसे है। मतलब सीख कर, उरूज सीख कर वज़न जो है ना वो मुश्किल है। यानी आप ज़रा 2 बहरें सीख लेंगे तो उनमें कहना शुरू कर देंगे ऐसा है। अच्छा, मेरा पॉइंट ये था, मैं ये कहना चाहती थी कि जो शख्स अगर कामयाबी से नसरी नज़्म लिख रहा है और वो अपने आहंग के साथ है, अपनी रिदम के साथ है, और वो एक तरह से शनाख्त भी पा रही है, तो उसके लिए मुश्किल नहीं है कि वो आज़ाद नज़्म लिख सके। वो लिख सकता है औज़ान के इस्तेमाल से। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई शख्स शऊरी तौर पर इस जॉनरा का इंतखाब करता है, तो उसका मतलब ये है कि वो उसमें ज़्यादा
अपने इजहार में ज्यादा कंफर्टेबल है, ज्यादा खुशी से वो इजहार कर लेता है। तो ये बात नहीं है। फिर सीखने की बात मैंने इसलिए की कि हम जैसे कि हम ये कहते हैं कि अगर हम इसको आर्ट मान लेते हैं, इस लिटरेचर को या फन को, तो फन तो उतना ही बड़ा होता है जितना आप उसको सीखते जाते हैं, जितना उसके वक्त के साथ उसमें निखार आता जाता है। तो अगर कोई उजान की इब्तिदा भी सीख ले तो आहिस्ता आहिस्ता वो उस कमाल तक पहुंच सकता है जिसमें आप कहेंगे कि वो राशिद की या मजीद अमजद की लेवल की नज़्म। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि नस्री नज़्म लिखने वाले वो लिख नहीं सकते, इसकी नज़्म लिखते हैं, वो लिख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें शायद शऊरी तौर पर ये मेरी काबिश मुलव्वस है कि मैं नस्री नज़्म लिखना चाहती हूँ। ठीक है, ये फरमाइए कि जो शायरी की जो चीजें हैं, कभी उसको वजन पे पैमाने पे परखते हैं, कभी और उसमें इस्तारे तशबीह वगैरह ये, तो अब उस आपने यानी काफिया रदीफ की जो आपको सहारा था वो भी निकल गया, जो वजन की वजह से एक मौसीकियत पैदा होती थी उससे भी आप दस्तकश हो गए, जो मिसरों की एक यानी छोटे बड़े होने की एक सूरत थी उससे भी आप दस्तकश हो गए। तो यानी सारे जितने सहारे थे वो तो सारे आपने छोड़ दिए, तो फिर किस चीज पर बुनियाद रखकर आप नज़्म नज़्म को बड़ी शायरी बनाते हैं? अच्छा, ये मामला थोड़ा सा पेचीदा है और अमूमन हमारे जो नकाद हैं उनकी आदत रही है कि वो एक सेट पैटर्न चाहते हैं जिसके अंदर रखकर वो चीज को जज कर सके। तो नस्री नज़्म के पास वो पैटर्न नहीं है, जैसे कि आपने बताया कि मौसीकियत नहीं है, वजन नहीं है, रदीफ काफिया नहीं है, लेकिन एक अंदरूनी आहंग जरूर है। ठीक है, आप सादा जो जुमला है जैसे कि हम आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, ये नस्री नज़्म तो नहीं हो सकता। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई वैरायटी, कहीं ना कहीं कुछ वैरायटी जो है वो देनी पड़ेगी। अच्छा, वो जैसे कि अब आजाद नज़्म के बेशुमार शायर हैं, सबका आहंग सबका अंदाज अलग अलग है, वैसे ही नस्री नज़्म के भी आहंग अलग अलग है। नसीर अहमद नासिर का अलग है, सदरा साह इमरान का अलग है, बाकी बेशुमार लोगों का अलग है। इस तरह हर किसी ने अपना आहंग जो है वो अलग से क्रिएट, उसको तख्लीक किया है। ठीक है, अच्छा, अब आपको पास एक्सटर्नल आपके पास कोई हेल्प नहीं है इस हवाले से, लेकिन जो पढ़ने वाला है, जो नाकिद है, वो उस आहंग को समझ सकता है। उसमें एक मौसीकियत तो होती ही है, एक कुछ ना कुछ तो ऐसा होती है जो उसको शायरी में कहीं ना कहीं उसको पेश कर सकता है। तो मुझे लगता है कि जो अंदरूनी आहंग है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो उसको एक सादा जुमले से या सादा बयानिए से मुनफरिद करता है। अच्छा, अब इसमें ये सवाल भी आता है कि कुछ लोग जो है वो सादा बयानिए को भी नस्री नज़्म कहकर जो है उसको पेश कर देते हैं। तो वहां पर जहाँ बहुत से और मामलात में हमारे नकाद जो हैं बेखबर हैं, उसमें ये वाला मामला भी है कि या तो फिर आपको कोई पैटर्न सेट कर दें ताकि हमें पता चल जाए कि अच्छा अब ये सादा बयान ये वाला है, इसको नस्री नज़्म नहीं कहनी और इसको कहना है। तो ऐसा कोई नकाद तो कर नहीं सका अभी तक। तो मुझे लगता है कि ये एक शायर की अपनी सवाबदीद पे है कि वो उस अंदरूनी आहंग को कैसे बरकरार रखे। यानी आपके कहने का मतलब, ये बहुत अच्छी बात की वैसे आपने, यानी नस्री नज़्म की कोई पहचान मुकर्रर ना कर पाना ये नकाद की खामी है या उसकी जो है नाकामी है, ये शायर का इसमें मसला नहीं है। मेरा तो ख्याल हाँ, यानी ये तो नकाद का काम है कि वो नकाद खुद भी यही कहता है ना कि वो उसूल ज़वाबित तय करने के लिए होता है, वो मयार दर्जाबंदी करता है, वो खरे खोटे की पहचान करता है। तो अगर नकाद ये नहीं कर सका तो उसको उसका जवाब तो देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये बहुत अच्छा आपने निपटा दिया मामले को। हम ऐसे शायरों से पूछते रहते हैं, नकादों से पूछना चाहिए कि बताइए कि नस्री नज़्म